हम लोग इसके पहले देखे थे कि गांधी ने 1915 में भारत आने के बाद कैसे-कैसे आंदोलन चलाया। हम लोगों ने उसमें चंपारण सत्याग्रह को कवर किया था, खेरा को कवर किया था और इसके बाद जो हमने किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को कवर किया था। लेकिन इसके साथ कुछ और भी चीजें चल रही थी। मतलब हम 1915 से जो पैरेलल घटना चल रही थी गांधी के आने के बाद, हम लोग आज उसी का जिक्र करेंगे और वो जिक्र शुरू होता है होम रूल आंदोलन से। अब मेन बात यह आती है कि गांधी एक तरफ आंदोलन चलाए ठीक है, लेकिन भारतीय लोगों को यह होम रूल आंदोलन चलाने की प्रेरणा मिली कहां से, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो होम रूल आंदोलन चलाने की प्रेरणा मिली आयरलैंड जो है वहां पर एक आंदोलन चला था होम रूल, वहीं से मिली थी। आयरलैंड भी कभी ब्रिटिश साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वहां के लोग जो है एक आंदोलन किए, उसका नाम दिया होम रूल, यानी कि अपने ही देश के लिए उनका स्वयं का शासन, इसी को कहा गया होम रूल। अब जब भारतीय नेताओं ने आयरलैंड के इस आंदोलन को देखा तो उनके मन में आया कि भाई आयरलैंड जो है अपने आप को होम रूल कर लिया, स्वयं से रूल चलाएगा और हम क्यों पीछे रह जाएं। तो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन जब उनको मिल सकती है तो भारतीयों को भी मिलना चाहिए, ये हमारे नेताओं के दिमाग में है। और इसके लिए दो नेता सबसे आगे आए। कौन कौन थे? वो पहले थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी जो नाम है वो है एनी बेसेंट की नाम है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उनके अगर इतिहास पर आप झांकोगे तो वो एक गर्मपंथी नेता थे और इसी के लिए वो बहुत विख्यात थे। और तिलक के गर्मपंथी होने के कारण ही अंग्रेजों ने उन्हें एक आरोप में एक किताब निकालते, पेपर कह सकते हो आप, केसरिया नामक अखबार निकालते थे, उसमें उन्होंने जो लिखा, उस लिखने में कुछ ऐसा लिखा जो अंग्रेजों को बुरा लगा, जिस कारण से 1908 में तिलक पर आरोप लगा दिया कि आप देशद्रोही हो, क्योंकि आप देशद्रोही वाला कुछ चीजों को छाप रहे हो। तो देशद्रोही के कारण उनको जेल में डाल दिया। जेल में कहां डाला? मांडले जेल जो बर्मा में है वहां पर डाल दिया। अब जो तिलक है, तिलक को 6 वर्षों तक यह सजा काटनी पड़ी। मतलब 1908 में वह कैद हुए और 1914 में वो जाकर के रिहा हुए। रिहा होने के बाद उन्होंने भारत को देखा और देश के राजनीति को उन्होंने समझने का प्रयास किया। उन्हें यह समझ में आ गया कि देश की राजनीति बिल्कुल बंद हो चुकी है। जनता में असंतोष तो अंग्रेजों के खिलाफ है, लेकिन इस असंतोष को दिशा देकर कोई एक आंदोलन में ढाला जा सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी। या आप कह सकते हैं कि इन लोगों के मन के भावनाओं को किसी संगठन में नहीं डाला जा रहा था। इसके कारण उनके मन में बहुत पीड़ा थी। क्यों था ये कारण? क्योंकि कांग्रेस जो एक मेन लीड में थी, लोगों का नेतृत्व करती थी, 1907 में ही विभाजित हो गई, जिस कारण ब्रिटिश शासन को लगा कि अब ये लोग बढ़ चुके हैं तो इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। और बात भी सही था। 1915 तक में कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया था। अब तिलक को लगा कि अगर भारत को आजादी चाहिए, स्वराज की ओर अगर भारत को बढ़ना है, तो पहले भारत में राजनीतिक एकता की बहाली करनी होगी। सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक मंच पर होना पड़ेगा। लेकिन उनके राह में सबसे बड़े कांटे थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। अब उनके दृष्टिकोण से कहें तो 1915 में ये दोनों लोग टल गए। इसका मतलब है कि 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जो कट्टर उदारवादी नेता थे, वो तिलक को पसंद नहीं करते थे। इन दोनों की मृत्यु हो गई। जब दोनों की मृत्यु हो गई तब तिलक का कांग्रेस से जुड़ना या कांग्रेस में प्रवेश करना अब आसान हो गया। 1915 में मुंबई में कांग्रेस का सत्र आयोजन किया गया। इस सत्र में तिलक गए और तिलक के समर्थक भी इनके साथ गए। तो जो समस्या दो लोग थे वो तो मर गए थे 15 में ही। तो इस कारण से बाल गंगाधर तिलक को ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ और कांग्रेस में शामिल हो गए उसी सत्र में। मतलब तिलक के साथ वहां पर एनी बेसेंट भी गई हुई थी जो सत्र था। तिलक तो शामिल हो गए। अब तिलक और एनी बेसेंट ने मिल करके कहा कि एक आंदोलन खड़ा करते हैं
और वही आंदोलन था होम रूल। कांग्रेस से कहा कि भाई देश भर में हम यह आंदोलन चलाना चाहते हैं स्वशासन की मांग के लिए, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि कांग्रेस ने 1915 में ही यह आंदोलन चलाने से मना कर दिया, यानी कि कांग्रेस ने इन दोनों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब तिलक और एनी बेसेंट ने सोचा कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों ने जब ठुकरा दिया तो स्वयं से ही निर्णय लेना पड़ेगा, और इन दोनों ने स्वतंत्र रूप से होम रूल संगठन चलाने का निर्णय लिया। और यहीं से एक नई क्रांति शुरू। जब इन लोगों ने होम रूल के कंसेप्ट को सोच लिया तो अप्रैल 1916 में तिलक ने ऊना में होम रूल लीग की स्थापना कर दी। यही इस आंदोलन की शुरुआत थी। और तिलक का एक मशहूर नारा जो था इस आंदोलन के साथ और गहरा हो गया। उनका नारा था, जन्मसिद्ध स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यानी कि बहुत साफ साफ बात थी कि भारत अपना शासन खुद चलाए, उसको यह अधिकार मिलना चाहिए। यही मेन रूप से तिलक का मोटो था। और तिलक ने यह लीग की स्थापना की थी, होम रूल लीग की। इसका मूल रूप से भावना भी यही था। जब इन्होंने स्थापित किया तो कई जगह इसके शाखा खुले गए। कहां? महाराष्ट्र में। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जिस एग्जाम को देंगे उसमें पूछ सकता है कि क्या मुंबई में भी? तो मुंबई को नहीं, मुंबई को उन्होंने छोड़ दिया था। कर्नाटक में उन्होंने खोला, मध्य प्रांत में खोला, मध्य प्रांत का मतलब आज का मध्य प्रदेश, और बरार के क्षेत्र में खोला। इन सारे जगह पर तिलक ने इस होम रूल आंदोलन की ऑफिस खोल दी और विचार को फैलाया। इनका आधार था कि प्रचार जो है इसका स्थानीय भाषा और वहां के संस्कृति के अनुसार हो, जिस कारण से उन्होंने सीमित क्षेत्र को ही टारगेट किया। अब चूंकि संस्कृति से जुड़ करके जब प्रचार होगा किसी आंदोलन का तो लोगों के दिल तक पहुंच जाएगा। और इसको पहुंचाने के लिए तिलक, जो कि 2 अखबार निकालते थे जिसके कारण वो देशद्रोह के आरोप में जेल भी जा चुके थे, केसरी और मराठा। केसरी को वो मराठी भाषा में छापते थे और मराठा को वो अंग्रेजी भाषा में छापते थे। इसके माध्यम से उन्होंने लोगों तक अपनी भावनाएं और अंग्रेजों के प्रति विरोध जो है खूब जाहिर किया। उस वक्त ये बहुत फेमस अखबार बना। दूसरी ओर कौन थी? दूसरी ओर थी एनी बेसेंट। सितंबर 1916 में मद्रास, जो अब चेन्नई में है, उन्होंने वहां पर होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने एक बड़ा प्रसिद्ध नारा दिया कि इंग्लैंड आज जरूरत में है और इंग्लैंड की जरूरत ही भारत का अवसर है। क्यों? क्योंकि उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड व्यस्त था और जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, ये एनी बेसेंट सोचती थी। उनका कहना था कि भारत को चाहिए कि इस मौके पर भारत अपने अधिकार का पुरजोर मांग करे। तिलक की लीग जहां कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी, एनी बेसेंट पूरे भारत में इसे फैला रही थी। एनी बेसेंट का लीग बड़ा था। इसमें जो इलाके शामिल थे, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपके सामने शेयर कर दें। तिलक की लीग वहां नहीं पहुंचती थी जहां इनका क्षेत्र था। जैसे मुंबई शहर जो तिलक ने छोड़ दिया था, वहां पर नहीं किया था। मद्रास का क्षेत्र, मैसूर, हैदराबाद, बंगाल, उत्तर भारत और गुजरात, इन सारे क्षेत्रों में एनी बेसेंट ने अपना होम रूल का सेंटर स्थापित किया और प्रचार भी किया। शुरुआत के कुछ ही महीनों में 200 से ज्यादा होम रूल सेंटर खुल गए। अब एनी बेसेंट को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इसको पूरी तरह से संभाल सके, और उनको मिले एक व्यक्ति जिसका नाम था जॉर्ज अरुंडेला। उनको इस संगठन का, यानी कि होम रूल का सचिव, सेक्रेटरी बनाया गया। इस पद का सीधा मतलब था कि लीग की पूरी व्यवस्था जो प्रशासनिक हो सकती है, उसके शाखाओं का, ब्रांचों का मैनेजमेंट, उसका जो कार्यक्रम होगा उसका संचालन, यह पूरी जिम्मेदारी अरुंडेला पर ही थी। उस व्यक्ति के योजना, अनुशासन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल था, इसके वजह से होम रूल लीग कुछ ही महीनों में पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। एनी बेसेंट भी 2 अखबार निकालती थी
और दो अखबारों के जरिए भारत में इस योजना की जो है हवा जला रही थी, और वही दो पत्रिका है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, आपने नाम सुना होगा। और इसी के माध्यम से होम रूल आंदोलन को जन जन तक पूरे भारत में पहुंचाने का काम कर। लेकिन दिक्कत यह हुआ कि यह आंदोलन 1917 में जब पहुंचा तो यह काफी शिखर पर था, एक इसका अपना स्वैग था। लेकिन तिलक और जो बेसेंट है, इनके लोग इन होम रूल के शाखाओं के सदस्य लगभग 40,000 से ज्यादा हो गए थे। 200 शाखाएं खुल गई थी, खूब सार्वजनिक सभा हो रहे थे, अखबारों में छप रहा था, बहुत सारे पर्चों से प्रचार किया जा रहा था। लेकिन 1917 में एक घटना हुई कि एनी बेसेंट, अरुंडेला, बीपी वाडिया जो इसके प्रमुख अधिकारी थे, इन सारे लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार होने के बाद एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन हुआ, छात्रों ने हड़ताल किया। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, मतलब एक विकराल रूप धारण कर चुका था यह आंदोलन। तब तक अंग्रेजों ने एक नहले पे दहला। अगस्त 1917 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री एडविन मेंटेग्यू, नाम आपने सुना होगा, इसने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। क्या घोषणा की? इसने कहा कि ब्रिटिश सरकार खुद भारत को स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट देने की दिशा में काम कर रही है, योजना बना रही है। यह घोषणा चूंकि अगस्त में हुई तो इस घोषणा को अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के बाद आधिकारिक रूप से यह स्वीकार किया कि भारत को धीरे धीरे उसके शासन के अधिकार को दे दिया जाएगा, जो इस आंदोलन का सबसे बड़ा आधार। इसी के बाद अगस्त घोषणा के बाद 1919 में मेंटेग्यू जो कि भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो कि यहाँ के गवर्नर जनरल या वायसराय थे, दोनों के नाम से एक सुधार यानी कि रिफॉर्म आया, जिसे हम मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं 1919। अब कांग्रेस के जो नरमपंथी नेता थे जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए और अन्य मध्यम वर्गीय जो गणमान्य नेता थे, वो इसी घोषणा से संतुष्ट हो गए। जब घोषणा से संतुष्ट हो गए तो बताइए आंदोलन कैसे चलेगा? आंदोलन सुस्त पड़ गया, आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन ब्रिटिश लोगों को एक बात का डर यहीं से सताने लगा कि भारत में क्रांतिकारी संगठन जैसे राष्ट्रवादी नेता के रूप में तिलक, गांधी, एनी बेसेंट, ये सब जागृत हो गए और ये लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, भड़का सकते हैं। तो इससे विरोध का खतरा उनके मन में चल रहा था, क्योंकि वो 1857 का भी विद्रोह देख चुके थे कि किस तरह से भारतीयों ने विद्रोह किया था। इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि एक ऐसा कानून लाते हैं जो इस तरह की गतिविधियों को रोक सकती है, मतलब एक ऐसा सख्त कानून की जरूरत है जो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक सके और ऐसे लोगों को भड़काने से रोक सके। अब इस कानून की सिफारिश जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था जज सिडनी, इसी सिडनी रॉलेट उसका नाम था। उसी की अध्यक्षता में एक कमिटी बनी और इसी कमिटी के नाम पर जो व्यवस्था बनी, जो इसके लिए नियम बना इन लोगों को रोकने के लिए, उसे क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट कहा गया। इसका पूरा नाम एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था, लेकिन हम सामान्य तौर पर रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट के तहत सरकार को असीमित शक्तियां प्राप्त हो गई। क्या क्या प्राप्त था? एक एक पॉइंट को आप, अगर आपके पास पेन पेपर है तो नोट भी कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ था कि बिना मुकदमे के किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, मतलब किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे कोर्ट में पेश किए बिना महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। सोचिए कितना बड़ा उसके अधिकार का है। दूसरा पॉइंट इसमें था, जूरी या वकील का अधिकार नहीं था लोगों को, यानी कि आरोपी को कोई भी अपनी सफाई देने का हक नहीं था और न ही कोई हक था कि वकील उसकी पैरवी कर सकता है। ये सब हक खत्म था। तब सोच के देखिए किस तरह का ये जो है कानून था। तीसरा पॉइंट था कि सरकार किसी भी सभा
मीटिंग, अखबार या भाषण पर जब चाहे प्रतिबंध लगा सकती है। अगर उसे किसी भी प्रकार का इन व्यवस्थाओं पर संदेह है या उसे लगता है कि सभा से या पेपर से सरकार के खिलाफ माहौल बिगड़ सकता है, तो प्रतिबंध लगा सकता है। इन सारे चीज को देखकर गांधी जी ने कहा कि यार ये ब्लैक एक्ट है, काला कानून है, क्योंकि इससे भारत में हर नागरिक की आजादी छीन जाएगी। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन तक शुरू कर दिया कि भाई इस तरह का कानून कैसे भारत में शुरू हो जाएगा, पूरी तरह से जो एक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक ढांचा है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पूरा भारत इस एक्ट को लेकर के गुस्से में आ गया, हर जगह विरोध होने लगे, रैलियां होने लगी, कहीं कहीं शांतिपूर्ण मार्च निकलने लगे, धारणाएं दी जाने लगी, सभाएं होने लगी। ये सब जितना भी विरोध का व्यवस्था हो सकता था, सब लगाया गया। लोगों ने सरकारी दफ्तरों और अदालतों का भी बहिष्कार कर दिया कि भाई नहीं जाएंगे तुम्हारे अदालत में, नहीं जाएंगे तुम्हारे किसी ऑफिस में। सरकार इस एकजुटता से अंदर से डर गई। ब्रिटिश अफसरों ने कई जगहों पर कर्फ्यू और प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया। सभा और जुलूसों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। आप सोचिए कितनी सरकार डरी हुई थी। पंजाब का क्षेत्र की अगर बात करें तो खासकर अमृतसर, लाहौर और जालंधर के क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गए। लोगों में पहले से ही अंग्रेज सरकार के प्रति नाराजगी थी, क्योंकि वहां के कई सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में लड़ कर आए थे। पंजाब के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आज भी आप देखते होंगे कि उस क्षेत्र में ज्यादा सैनिक लोग रहते हैं, ज्यादा वहां से सेना में भर्ती होने का एक पहले से ही बना हुआ ये है। तो वो लोग पहले से ही उनके नीतियों से नाराज थे, क्योंकि उनको कोई पंजाब में सम्मान या सुविधा नहीं मिल रही थी। मर के कितने लोग आए हुए थे। ऐसे में रॉलेट एक्ट जब आया तो लोगों के मन में, जैसे आप कह सकते हो कि आग तो लगा हुआ ही था, इस एक्ट ने उसमें घी का काम किया। गांधी जी ने भी जब सुना कि पंजाब अब लग रहा है कि हिंसा और दमन में जलने लगा, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे अमृतसर जाने की जरूरत है, ताकि वहां के लोगों को शांत कराया जा सके और कहा जा सके कि सत्याग्रह को अहिंसक तरीके से किया जाए। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने दिल्ली से ट्रेन पकड़ लिया और वो अमृतसर पहुंच रहे थे। रास्ते में ही अंग्रेजों ने उन्हें पलवल स्टेशन है हरियाणा में, वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि अगर गांधी अमृतसर पहुंच गए तो उनका प्रभाव आंदोलन को और बड़ा बना देगा, इसलिए उन्हें वहीं पर रोक कर वहां से मुंबई वापस गांधी को भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी जब फिर पहुंची अमृतसर में, जो पहले से ही जल रहा था, तो अमृतसर और पंजाब के अन्य इलाकों में जबरदस्त गुस्सा और असंतोष फिर फैल गया। 10 अप्रैल का दिन आया। 10 अप्रैल 1919 को विरोध अपने चरम पर पहुंच गया। यह दिन सबसे निर्णायक था। ब्रिटिश सरकार ने उसी दिन, उस आंदोलन के दौरान, वहां के 2 लोकप्रिय नेता, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे, उन्हें बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें धर्मशाला भेज दिया गया, मतलब नजरबंद कर दिया गया। अब इस बात से गुस्साई भीड़ ने जितनी भी सरकारी इमारतें थी वहां पर, उसको आग लगा दिया। टाउन हॉल, बैंक और जितने भी यूरोपीय के दुकान थे, उन सारे को लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया। 3-4 अंग्रेज लोगों की हत्या भी लोगों ने कर दी। 2 महिलाओं के साथ अभद्रता भी हुई, जिसकी चर्चा भी है। शहर में पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया। आया 11 अप्रैल 1919। ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर, लाहौर और भी जो क्षेत्र थे, कसूर का क्षेत्र, वहां पर जो है मिलिट्री लॉ लगा दिया। ऐसा माहौल बन गया, पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया। अब यही कर्फ्यू के बाद एक ऐसी काली दिन आई जो इतिहास में बहुत शिद्दत से दर्ज है और दिल में दर्द लेकर के भी हमेशा इतिहास में बैठे हैं। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। पंजाब का एक बड़ा त्योहार,
उस दिन हजारों लोग, करीब 20,000 से ज्यादा लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे और उसी में से कुछ लोग जो थे रॉलेट एक्ट और गिरफ्तारी के विरोध में सीधा साधा सभा करना चाहते थे। यह एक बंद मैदान था, मतलब चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें थी और निकलने का उसमें से एक छोटा सा द्वार था। अमृतसर में एक तैनात ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था रेजिनॉल्ड डायर। इस सभा की खबर वो जब सुना, आंशिक रूप से भारतीयों के प्रति उसकी अच्छी नीति थी नहीं, वह अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के भीड़ को चारों ओर से घेर लिया और आदेश दिया, गोली चलाओ। सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी की। लोगों के पास न तो कोई हथियार थे और ना ही कोई बचने का इससे रास्ता था। अब लोग क्या करें, परिस्थिति इतनी बुरी हो गई क्योंकि मैदान में सिर्फ एक ही दरवाजा था। कई लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने लगे, कुछ के पास कोई उपाय नहीं था तो वो कुएं में कूद गए, लेकिन फिर भी गोलियां चलाना बंद नहीं, वो सभी मारे गए। ब्रिटिश रिकॉर्ड ने कहा कि 379 लोग ही इसमें मरे और 1200 घायल हुए, पर भारतीयों के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो यह मौत की संख्या काउंट नहीं की जा सकती थी, हजारों से ज्यादा लोग मरे थे। और सबसे इस बात में दुखद बात यह थी कि उस वक्त पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर, ध्यान रखिएगा नाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसने जनरल ओ डायर के इस कार्यवाही को प्रशंसित किया था, कहा था कि इसने अच्छा किया है और ब्रिटिश शासन को बचा लिया है। और उसके बाद जितने भी जांच हुए, भारतीयों ने भी इसकी जांच की, अंग्रेजों ने भी जांच की, जितने भी जांच हुए उसमें ब्रिटिशों द्वारा इस घटना का कहीं ना कहीं सराहना ही किया गया। कोई उनको बहुत इस घटना से दुख नहीं था, ना ही कोई गिल्टी थी। तो आप समझ सकते हैं उनके इस क्रूरता को। आज के लिए हम इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। आगे अगर आपको इस तरह का वीडियो हिस्ट्री का पसंद आए तो आप बताएं, हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको इसी तर्ज पर कहानी के माध्यम से समझा देंगे, जो कि जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो जानते हैं कि हिस्ट्री किस तरह से चतुर्वेदी सर के पास पढ़ने को मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।